कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। माँ को तो सब पता होता है, लेकिन हम अपनी माँ के बारे में कितना जानते हैं? मसलन माएँ जब रोती हैं तो हमें लगता है कि ये तो छोटी-छोटी बातों पर ऐसे ही करती हैं। माँ किसी भी चीज़ पर दुखी हो जाती है। तो क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि हमारी माएँ इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हैं? या हमें कभी ऐसा लगा हो कि कहीं यहाँ डिप्रेशन तो नहीं? आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा की नातिन सौंदर्या ने सुसाइड कर लिया। इसकी वजह जब सामने आई तो वो बहुत शॉकिंग थी। वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही थी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में 22% महिलाएं इसका शिकार हैं। आपने पहले भी शब्द के बारे में काफी सुना, यहाँ भी मैंने खबरों के लिहाज से इसका जिक्र कर दिया। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन को और तफसील से जानने के लिए हमने आज दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लेट्स टॉक पर खुलकर बात करने के लिए इनवाइट किया है डॉक्टर भावना बर्मी, डॉक्टर आकांक्षा लूम्बा, जहरा नकवी और स्तुति अग्रवाल को। आप सभी का हमारे शो पर स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के रिकॉग्निशन पर। क्या सोसाइटी इसे प्रॉब्लम मानती है? जरा हम आप पर आना चाहते हैं। आपने एक किताब लिखी है, द रिलक्टेंट मदर। इतना शॉकिंग टाइटल कैसे आया दिमाग में? एक्चुअली मैंने किताब लिखने से पहले अपना एक ब्लॉग स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे मेरा बेटा तकरीबन 1 साल का था। उस ब्लॉग का नाम था द रिलक्टेंट रिप्रोडक्शनिस्ट। तो रिलक्टेंट वर्ड पे सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि अक्सर माँ बनने की खुशी के साथ साथ जो माँ बनने के स्ट्रगल्स होते हैं, उनकी वजह से जो एक अंदर से एक एम्बिवलेंट फीलिंग होती है इंसान के अंदर, कि खुशी भी होती है लेकिन तकलीफ भी होती है, परेशानियां भी होती हैं, कितने एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं लाइफ में, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये जो एक अंतर्द्वंद्व है, जिसे इनर कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, वो आपके मन में आ जाता है और उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सोसाइटी में अगर आप अपनी किसी इनर कॉन्फ्लिक्ट को, माँ होने के नाते कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट आप अपनी एक्सप्रेस करें, या अपने इनर कोई डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करें कि बच्चे के अलावा भी आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे के अलावा भी आपके कोई ख्वाहिशें हैं, कोई एम्बिशंस हैं या कोई डिज़ायर्स हैं, इसके बारे में आपको बोलने की इजाज़त नहीं होती है। आपको सेल्फिश माँ कह दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई तुम कैसी माँ हो कि तुमको बच्चे में ही सारी खुशी ढूंढनी चाहिए, इसके अलावा तुम्हें क्या खुशी चाहिए। तो ये रिलक्टेंस जो है, ये बेसिकली एक अंदर की कॉन्फ्लिक्ट, अंदर की एक स्ट्रगल का को दिखाती है, कि जिसमें माँ को एक औरत होने की या एक इंसान होने की इजाजत नहीं दी जाती है। माँ को तो बस माँ बन के रहो और कुछ नहीं हो सकते। बिल्कुल, आप माँ हैं तो आप बस ममता की मूरत हैं, माँ को कोई दर्द नहीं होता। डॉक्टर भावना, हम आप पर आना चाहते हैं। जैसे ज़हरा ने कहा कि ये जो एक स्ट्रगल होता है, इसको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। मैम, पहले आप अपने बारे में बता दीजिए और फिर आप इस सवाल पर आइए। थैंक यू शिका। मैं डॉक्टर भावना बर्मी हूँ, एक मनोवैज्ञानिक हूँ। 25 साल से फील्ड ऑफ थेरेपी और काउंसलिंग में जुड़ी हुई हूँ। एंड बहुत फॉर्चुनेट बात है कि मेरे को मौका मिलता है बहुत सारी माँओं से जुड़ने का, क्योंकि जो अभी ज़हरा बात कर रही थी कि वो सोसाइटी में नहीं बात कर सकती, वो बातें वो शायद हमारे एक कंफर्टेबल कॉन्फिडेंशियल चेंबर में आके करती हैं, और जब वो करती हैं तब हमें एहसास होता है एज अ वुमन, एज अ मदर एंड डबली एज अ साइकोलॉजिस्ट, एहसास होता है कि एक माँ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं जो पूरी सोसाइटी नहीं समझ पाती। और वो माँ ऐसी जो अपनी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को बता भी नहीं सकती, बिकॉज जैसे अभी ज़हरा ने कहा, इट इज सेड टू बी एक्सेप्टेड कि भाई अब तुम माँ हो तो ये सारे मल्टीपल रोल्स तो तुमको निभाने ही है, एंड स्पेशली तुम्हारा रोल ऑफ अ पेरेंट, ऑफ अ मदर, तो तुम्हारे अंदर नेचुरली ही आना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि तुम माँ हो तुम्हें किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसे हार्मोन्स हैं जो होते नहीं है
न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली तुम्हारे अंदर ऐसे हार्मोन्स हैं जो तुम्हें सब कुछ करवा देते हैं. सो यू कैन नॉट बी टायर्ड, यू कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड, यू हैव ओनली ड्यूटीज. तुम्हारी एज अ मदर राइट्स खत्म होती जाती है. और ये शुरुआत होती है इस सोच की जिससे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की का जो बीज है वो बोया जाता है एक माँ के जहन के अंदर. ओके. सो मैम, जैसे मैं जब इस टॉपिक पे बहुत सर्च कर रही थी तो मेरे सर्चिंग के दौरान कुछ साथ जैसे हार्मोन्स की बात आई, तो एक आपने कहा ये हार्मोनल होने से ज्यादा एक सोसाइटल इशू है, सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती. तो कहीं ना कहीं हम बहुत अपनी माँओं के प्रति नाशुक्रे हैं क्या? जहरा, इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, शिखा, जहरा की हाँ. कमेंट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है उसमें केमिकल चेंजेस होती हैं. जो हम देखते हैं कि जब हमारा लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है ना, ये कम से कम 10 गुना बढ़ जाते हैं हमारी प्रेगनेंसी में और एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं हमारी प्रेगनेंसी के बाद. तो ये जो ड्रॉप है ये हमको एक डिप्रेसिव फेज की तरफ लेके जाता है. बट बहुत सारी माएं जिनके पास ये सोसाइटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं. ये केमिकल चेंज तो हर एक के अंदर होता है, बट द नॉन सपोर्ट either from our own psychology or from the society leads us towards this postpartum depression. Okay, so मैम एक टर्म आता है बेबी ब्लूज का. तो आप जो बात कह रही हैं ये बेबी ब्लूज सब प्रेग्नेंट लेडीज में होता है, मतलब सारी माओं के साथ होता है, लेकिन जब ये बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में आता है तब ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है. हाँ, देखो बेबी ब्लूज जैसे हम कह रहे हैं ना कि सभी में प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो बहुत स्काई हाई पे होते हैं और जैसे ही प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, ये बिल्कुल ड्रॉप कर जाते हैं. तो जो हमें शुरू में सपोर्ट मिल रहा होता है न्यूरोकेमिकल बैलेंस का, वो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी में एकदम ड्रॉप हो गया. तो एवरीबॉडी गोज थ्रू दिस ड्रॉप और तब आ जाते हैं ये बेबी ब्लूज, क्योंकि जो सिम्टम्स आते हैं ना वो हमें एक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की वजह से आने शुरू हो जाते हैं. बट ये कुछ दिनों बाद अगर हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है तो ये वापस नॉर्मलिटी पे आ जाते हैं और हमारे बेबी ब्लूज बिल्कुल एक नॉर्मलिटी और एक मॉडरेशन की तरफ बढ़ के हमें अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने में लेके आ सकते हैं. ओके. हमारे साथ डॉक्टर आकांक्षा लुम्बा है. हेलो मैम. मैम प्लीज पैनल को अपने बारे में बताएं और फिर मैं डॉक्टर बर्मी की बात को ही कंटिन्यू करूंगी आपसे. हाँ, hello everyone. I think if I'm audible, Shikha? Yes, ma'am, you are audible. Okay, I'm firstly very sorry to join in late. Actually, some emergency just caught me up. So, no issue. Yeah. So, I think Shikha has brought up a very nice topic, which is a very common thing we face every day in our daily practice. And postpartum depression is a very common thing with women. So, I being a gynecologist, obstetrician, and I'm an IVF specialist as well. So I think we deal with it every day, and not only a doctor, but as a overall, we need a very overall approach from the entire family. So I would love to hear what you all experts here have to say, and I would definitely like to introduce your opinion in expert opinion in my patient's treatment as well. मैम, अभी डॉक्टर बर्मी ये बात बता रही थी कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो हॉर्मोन्स से तो होता ही है, बट एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है. तो हम आपसे हार्मोन्स वाली बात जानना चाहते हैं. बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, आप प्लीज हमें बताएं कि ये हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो बेबी ब्लूज के रूप में क्या सभी महिलाओं के साथ होते हैं, और फिर वो डिप्रेशन का जो रूप लेते हैं वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग महिलाओं के साथ होता है, या आप प्लीज हमें इसके बारे में बताएं. Yeah, Shikha, actually, there's a women's body is full of hormones. So हम लोग का जो होता है when during the reproductive age when you conceive, estrogen और progesterone hormones होते हैं body में
जो आपके रिप्रोडक्टिव जो पीरियड होता है और जब आप कंसीव होते हैं, तो ये हार्मोन सारे अपने एक पीक पे होते हैं। दे आर योर ओवरीज आर सिक्रेटिंग, आपकी जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, वो बीटा एचसीजी हार्मोन होता है, वो प्रोड्यूस करता है प्रेगनेंसी में। सो ये कई सारे हार्मोन्स का एकदम सम अप हो जाता है एंड एज यू डिलीवर, सो जो 9 महीने का एक सफर होता है, जो ओवरी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, 9 महीने में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो ये सारे हार्मोन्स थोड़े उथल पुथल हो जाता है एंड योर बॉडी, आप जैसे ही डिलीवर करते हो तो योर अगेन द हार्मोन्स कम बैक टू द बेस लेवल। तो जब आपके हार्मोन्स बेस लेवल पे गिरते हैं तो एकदम से एक डेफिशिट क्रिएट होता है एंड डेफिनेटली कई बार क्या होता है कि और जैसे हम कहते हैं कि सारे हार्मोन्स आपके मास्टर ग्लैंड से गवर्न होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो कई बार डिलीवरी के बाद आजकल जैसे मदर्स हैं बहुत, ऑल आर मोस्टली वर्किंग, सब बहुत कम गर्ल्स हैं जो हाउसवाइफ्स हैं। अगर इवन इफ यू आर अ होम मेकर, स्टिल यू आर वेरी बिजी हैंडलिंग, आपको बहुत सारी चीज़ें इश्यूज होते हैं जो आप हैंडल कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपका बेबी आ गया तो बेबी कहते हैं इज अ लाइफ चेंजर, तो एकदम से एक स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है सबके लाइफ में। उसकी वजह से हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर से अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, और इसकी वजह से बेबी ब्लूज जैसा जो एक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने कहा है, ये पेशेंट में आना शुरू हो जाता है। ओके, तो क्या मैम ये बेबी ब्लूज सभी में होता है, मींस हर नहीं, पेशेंट इट्स में नॉट, होता नहीं है? नहीं, इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। अगेन वही हो जाता है कि किसी किसी पेशेंट में, हर पेशेंट में माइल्ड डिग्री में, देखो हार्मोनल डिसबैलेंस तो सब पेशेंट में होता ही है, बिकॉज आप प्रेग्नेंट हुए हैं, 9 महीने आपकी ओवरी, एक जो आपकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई, आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं 9 महीने, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, जो लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बहुत हाई हो जाता है। सो आप लैक्टेटिंग मदर और फीडिंग मदर जब तक आप फीड करा रहे हो, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत हाई लेवल पे रहता है। सो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी होती है, तो सभी के हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, बट किसी किसी के हार्मोनल लेवल्स बहुत जल्दी वापस बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं एंड दे डोंट, उनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं इतनी फेस करनी पड़ती हैं, और उनका फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड सपोर्ट, और मेंटली खुद भी स्ट्रांग होती हैं, तो वो लेडीज अपने आप को जल्दी इस बेबी ब्लूज या बेबी डिप्रेशन से जल्दी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जल्दी अपने आप को खींच के बाहर ले आती हैं। बट कभी कभी जब आपको कंजूनियल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती, प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर देन ये आपका सारा स्ट्रेस जो है बॉडी का, वो बिल्डअप होके आपके मास्टर ग्लैंड को अफेक्ट करता है और आपका हार्मोनल डिसबैलेंस मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स भी रेगुलर नहीं होते, वेट भी जल्दी लूज नहीं होता प्रेगनेंसी के बाद, और आपको डिप्रेशन के साइंस सेट इन होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज लॉस ऑफ एपेटाइट है, एंगर इश्यूज हैं, मूड स्विंग्स हैं, तो किसी किसी में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर दे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम दिस टर्म कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ओके मैम, अब हम स्तुति आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, मुंबई ब्लॉगर के नाम से आपका इंस्टा पे एक अकाउंट चलता है, और आपकी एक जर्नी है मदरहुड को लेके। सो आप, मैं ये कहूँ कि स्तुति भुक्त भोगी है, तो हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल है स्तुति के रूप में। सो स्तुति प्लीज आप बताइए पहले अपने बारे में और फिर अपनी मदरहुड की जर्नी के बारे में। थैंक यू शिखा कि आप मुझे आज यहाँ पर लेके आए और मैं अपनी जर्नी के बारे में बता के लोगों को अगर हेल्प कर सकूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो मैं एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल थी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने सोचा बहुत काम कर लिया, तब तक मुझे एक्चुअली 17 साल हो चुके थे स्टूडेंट जर्नलिज्म को मिला के। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए माँ बनने के लिए ट्राई किया था कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। और जब मेरा एक बार बच्चा हो गया तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया है। मतलब मैं पढ़ती तो बहुत थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, पर मैं पढ़ती थी बच्चा कितना बड़ा हुआ है, ऑरेंज के साइज का, वाटरमेलन के साइज का, ये नहीं पढ़ती थी कि 4th ट्राइमेस्टर में क्या करना है, कि बच्चा होने के बाद क्या करना है, बिकॉज इस बारे में कोई बात ही नहीं करता था, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था ऐसे ही बच्चे को लेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग हो जाएगी, मतलब एकदम वेग था। तो जब बच्चा हुआ और सडनली मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब ब्रेस्ट फीड करो, मैं बोला ये क्या होता है, मुझे नहीं पता क्या करना होता है। और फिर इतने कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस थे, माँ कुछ बोल रही है, सास कुछ बोल रही है, दोनों बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं।
और बिकॉज मैं जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, मुझे चाहिए कि सब कुछ एकदम क्लियर रहे और मैं वैसा फॉलो करूँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। इधर से कोई बोल रहा है ब्रेस्ट फीड करो, कोई बोलता है सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होगा, कोई और स्ट्रेस, कोई बोलता है वॉल को फेस करके फीड करो, और मुझे लगा था मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। और एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने बोला ये मैं करियर वुमन ही ठीक हूँ, मुझसे बच्चा पालना होगा नहीं, आप ये इस बच्चे को ले जाओ, जिसको पालना है पालो, मुझसे नहीं होगा, मेरा बच्चा इतनी बुरी माँ तो डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे ये फील कराएगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, कि बच्चे को ऐसे नहीं पकड़ता, ऐसे नहीं रोते, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आई एम लाइक मुझसे तो नहीं होगा। तो मैं एक फेज पे आ गई थी कि मुझसे ये नहीं हो सकता, और वहां से मेरी एक IBCLC थी, IBCLC इज इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन काउंसलर, उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। उन्होंने मैंने उनको ये फोन किया था बोल के कि मैम आप बोल तो ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, बट ऐसा होता भी है, किसी ने पूरा टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करवाया? बोली जरूर होता है। मैंने बोला ये जब शाम होती है ना, जब सन ढल जाता है ना, तो मुझे बहुत पैनिक अटैक्स होता है, मुझे बहुत एंजाइटी होती है, मुझे लगता है अब मैं क्या करूँ। तो बोली देखो दिस इज अ साइन ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, आप आओ, आप चेक कराओ। और मुझे लगता था, मैं जानती थी पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में, बट मुझे नहीं लगता था मुझे हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत मस्त मौला, बहुत हैप्पी गो लकी, और पूरी फैमिली सपोर्ट थी और सब कुछ था, तो मुझे लगा ये तो मेरी चीज का नहीं। जब उन्होंने बोला तो इट वाज लाइक अ रियलिटी चेक, तब मुझे समझ में आया कि हो सकता है ये हो, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जिसमें आप जब आप जानते हो आपके साथ क्या हो रहा है, दैट इज अ गेम चेंजर। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, फिर आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स कि नहीं, अब मुझे ट्राई करना है खुद से, मैं इसमें नहीं एनगल्फ हो सकती। फिर मैंने सबको आपको जैसे पता चला और आपने उस अपने इर्द गिर्द लोगों को बताया, और आपने उससे कोप अप नहीं करते हुए आपने स्ट्रगल किया और आप उससे बाहर निकल आए। स्ट्रगल नहीं किया, एक बार मुझे पता चला तो मैंने सब लोगों को बोल दिया घर पे। ऐसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग विल लेडी हूँ कि देखो तुम लोग के कारण ऐसा मुझे फीलिंग होने लग गया, बहुत पैनिक अटैक्स होते, प्लीज लेट मी पेरेंट माई वे। अब मैं खुद से पढ़ूंगी और खुद से करूंगी, मुझे किसी का नहीं सुनना। आपने अपने बच्चे रेज किया, मेरी मम्मी को, मेरे घर वाले बड़े लोग को, अब मुझे अपने तरीके से रेज करना है, चाहे वो अब मैंने जो मुझे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, मैं जो पढ़ रही हूँ मैं वो करूंगी, प्लीज आप लोग बीच में मत आइए। ओके ज़हरा, हम स्तुति की बात को लेकर फिर आपके पास आते हैं। आपने अपनी बुक का जो टाइटल रखा द रिलक्टेंट मदर, स्तुति ने एक लड़ाई लड़ी। आप डायग्नोज तो नहीं हुई कि आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन था, बट जो हम सोसाइटी के रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं उसको आपने बहुत अच्छे से अपने बुक में ढाला है। तो प्लीज आप उसके बारे में कुछ बताएं कि सोसाइटी कैसे हम पे ये बात इम्पोज कर देती है कि भाई बच्चा आया है माँ की गोद में, तो माँ को तो बस ममता से भर जाना चाहिए, और उससे बड़ी खुशी कोई चीज ही नहीं होती है, जो कि सच भी है। लेकिन हर माँ के साथ ऐसा नहीं होता, बट समाज ऐसा है कि इस बात को कहने में माएँ एकदम डरी होती हैं, संकोच करती हैं कि हम कैसे कह दें कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। जैसे स्तुति ने कहा, स्तुति आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी, मैं ये कहना चाह रही, मुझे ये बोल के और वो किया गया कि अरे तुम माँ बन गई हो, कितनी खुशी। और सबको सिर्फ आके बच्चे के बारे में पूछते थे। ग्रांटेड था कि मैं तो ठीक होंगी, और कि अरे तुम ऐसा, अगर मैंने किसी को बोल दिया, कोई रिलेटिव आया कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं अच्छा, कैसा लग रहा है, तो मेरी माँ बोली कि ये कैसा बात कर रही हो, तुम मम्मी हो, तुमको खुश होना चाहिए, कितनी बड़ी बात है, सबका नहीं। मैं बोली मैं क्या करूँ किसी का, व्हाट अदर्स फील, मुझे नहीं फील हो रहा वैसा, मैं ममता से नहीं भर पाई हूँ, आई एम नॉट इन लव विद दिस चाइल्ड। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मतलब ऐसा लग रहा है कि सबको ही सब कुछ कर दे रहे। मुझे 8 दिन तक तो मैंने बच्चे को हाथ लेके बस ऐसे, बस ये क्या है, ये ऐसे होते हैं बच्चे, ऐसे कोई कुछ प्यार नहीं। ओके, स्तुति जिस तरह से इस बात को कह पा रही है कि आई एम नॉट इन लव विद दिस चाइल्ड, मतलब कौन ऐसी कहने की हिम्मत कर पाता है? कितने लोग? वही बात मैंने अपनी बुक में लिखी है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि स्तुति वो बात बोल रहे हैं, बिकॉज मैंने आपकी बात से मुझे याद आ गया कि मैंने अपनी किताब में ये लिखा है कि जब मेरा बेटा, मुझसे सबने कहा था कि जैसे ही बच्चा तुम्हारा पैदा होगा और तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी गोद में आएगा, तो सारी तकलीफें, तुम्हारे सारे दर्द, सारे दुख दूर हो जाएंगे, जैसे कोई जादू की छड़ी। तो मैंने जब मेरा बेटा, जब व्हेन ही वाज बोर्न और उसको मेरे हाथ में ले आया गया और मैंने उसको पकड़ा, पहले बात तो मैंने उसको पकड़ा नहीं, वो लेकर आए मेरे सामने, मैंने हाथ ही नहीं बढ़ाया क्योंकि मुझे कोई इंट्रिंसिकली कोई वो नहीं था। मैंने बस उसका ऐसे गाल टच किया और मुझे बिल्कुल भी उसको देख के ऐसा नहीं लगा कि मेरे
सारे दुख दर्द दूर हो गए या सब कुछ मेरा ठीक हो गया। और मैं आई कुडंट इवन आई जस्ट मेरा सबसे पहले रिएक्शन, ये जो स्तुति बोल रही है कि बच्चे ऐसे होते हैं, ये ऐसा ऐसा बच्चा होता है, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि बिकॉज आप क्या देखते हैं मीडिया में इधर उधर टेलीविजन पे, न्यूबॉर्न्स को तो कभी दिखाया नहीं जाता ना, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं। और जो आप जिस तरह के बेबीज दिखाते हैं वो बिल्कुल कॉपी बुक बेबीज, जो चबी चबी उनकी गाल भरे हुए होते हैं, ऐसे जब व्हेन द चिल्ड्रन आर बोर्न दे डोंट लुक लाइक दैट। वो उनकी शक्ल ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है, और काफी हद तक एक एलियन जैसी शक्ल होती है जो आपको बहुत स्ट्रेंज लगती है। बट वो प्यार, पहली माँ है जो अपने बच्चे को कहेगी ये एलियन जैसी कोई शक्ल होती है। आई थिंक न्यूबॉर्न सारे ही एक जैसे लगते हैं, कोई बच्चे अलग नहीं लगते, सब एक जैसे लगते हैं, किसी के भी आप बच्चे देख लेते हैं। तो वो प्यार जो है वो उसकी शक्ल सूरत से नहीं होता है, वो एक बॉन्ड है, कनेक्शन है, वो इवेंचुअली बिल्ड होता है। और ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं घूम जाती है बच्चा पैदा होते ही। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एडजस्ट टू इट, कि जिस तरह के आपके ऊपर डिमांड्स होते हैं एज अ मदर। लेकिन जो आप सोशल एंगल की बात कर रही थी, बच्चा पैदा होने के बाद तो ये तो एक बात की बात है, बच्चा पैदा होने से पहले जो एक अनइमेजिनेबल सोशल प्रेशर होता है कि यंग कपल पे, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि मैं तो बहुत, आई वाज ओनली 23 जब मैंने शादी की, और मैंने बहुत जोश के साथ बड़ी मूवीज देख के, रोमांटिक फिल्में देख के और शादी की थी, बिकॉज सारा आइडिया ये था कि शाहरुख खान और काजोल जैसे होते हैं शादी। एंड वी वर वेरी हैप्पी, माय हस्बैंड एंड आई वर वेरी हैप्पी। हम लोग दोनों we were very young and we got married at a young age. और सब my pregnancy was not planned, हमारा अचानक से सरप्राइज बेबी था। और उस सरप्राइज बेबी के पीछे जो एक अनइमेजिनेबल प्रेशर था कि अब शादी हो गई है तो आप फैमिली क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, फैमिली क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। हमारे शादी करने का पर्पस ये नहीं था कि हमको फैमिली स्टार्ट करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोसाइटी में शादी करने का मतलब समझा जाता है कि क्योंकि हमको बच्चे चाहिए इसलिए हम शादी कर रहे हैं। ये नहीं सोचा जाता कि दो लोग एक दूसरे से प्यार भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना भी चाह सकते हैं। दे माइट नीड समथिंग फ्रॉम ईच अदर मोर देन जस्ट चिल्ड्रन। उनका कोई और भी रीजन हो सकता है आपस में शादी करने का, सिवाय इसके कि वो फकत बच्चे ही पैदा करना चाहते हैं इमीडिएटली। हमारी सोसाइटी का पूरा तस्वुर यही है कि बस शादी का मतलब है कि बच्चे। सो हम लोगों ने इस तरह से शादी नहीं की थी, एंड वी हैड प्लान कि हम थोड़ा टाइम लेंगे अपना फैमिली स्टार्ट करने में। पर वो जो एक अननेसेसरी प्रेशर रहता है नॉन स्टॉप कि नहीं शादी हो गई, अब बच्चे क्यों नहीं हो रहे बच्चे। अच्छा, देन इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी कि आई हैड कंसीव्ड, तो मैं उस वजह से भी तैयार नहीं थी। तो वो भी एक फैक्टर है कि आप कितना रेडी हैं प्रेगनेंसी के लिए, कितना रेडी हैं आप टू बी अ मदर। क्योंकि अगर उस टाइम आपका ये प्लान है कि भाई मुझे अपना करियर पे फोकस करना है, मुझे अपनी मैरिटल लाइफ पे, लव लाइफ पे फोकस करना है, बिकॉज उसको तो कोई, हमारे यहाँ इस बात पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है कि एक हस्बैंड और वाइफ की कोई लव लाइफ भी हो सकती है, कि कोई आपके बीच में बच्चे के अलावा भी कुछ हो सकता है जो आपको बांध के रखता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट है कि बस बच्चा ही होता है जो एक शौहर बीवी को बांध के रखता है आपस में। So that is one thing. ये सब प्रेशर आते हैं, फिर जब आपका बेबी आ जाता है तो ये सब चीजें, करियर भी अफेक्ट हो जाता है, आपकी मैरिटल लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है, तो उस चीज से कोप करना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। ओके डॉक्टर भावना, हम आपके पास आना चाहते हैं। अब स्तुति को आपने सुन लिया, जहरा को आपने सुन लिया, ये दो ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे को एलियन मान लिया और कह दिया कि भाई बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो दिस इज वेरी नॉर्मल, या माँ ममता की मूर्ति होती है और उसको तो ये कहना ही नहीं चाहिए? आप बताइए। शिखा, यही बात हम पहले कह रहे थे कि सोसाइटी ने एक माँ के ऊपर ममता की मूर्ति होने का प्रेशर डाल दिया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि स्तुति और जहरा और हम सब इस प्लेटफॉर्म पे बड़े खुल के बोल पा रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं शिखा, 99% मदर्स ये ममता की मूर्ति के नीचे साइकोलॉजिकल दबी रहेंगी, बट कभी ये बातें खुल के नहीं बोल पाएंगी कि मुझे मेरा बच्चा अच्छा नहीं लग रहा, या मेरा बच्चा मुझे एलियन की तरह लग रहा है, या कुछ भी अपने बच्चे के बारे में नेगेटिव वो महसूस करती हैं। पर उनकी जो फीलिंग्स है वो जुबान पर आती है। जैसे मैंने कहा, 25 साल हो गए हमें काउंसलिंग और थेरेपी करते हुए, और बहुत फॉर्चुनेट है। और आज मुझे और भी फॉर्चुनेट लग रहा है कि कम से कम हम उनको एक कॉन्फिडेंशियल और कंफर्टेबल स्पेस दे पा रहे हैं, जहाँ पे वो अपने सच्चे थॉट्स, सच्ची फीलिंग्स और सच्ची हेल्पलेसनेस का इजहार कर पाते हैं। A lot of mothers go through जो आज यहाँ पे श्रुति एंड
जहरा ने बात करी है, पर हमारी सोसाइटी इतनी क्लोज्ड है और इतने एक्सपेक्टेशंस एक माँ के ऊपर लाद देती है कि वो चाहकर भी ऐसी चीजें खुलेआम तो छोड़ो, अपने परिवार में और कभी कभी अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं कर सकती। तो ये बहुत मतलब एक बहुत सोशल साइकोलॉजिकल मुद्दा है जो हमने आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आज जगाया है, जो बहुत जरूरी है कि इट इज ओके टू बी नॉट ओके, it is okay not to be in love with your child, but it is not okay to stay like that, because आपके अंदर वाकई वो ममता है जो आप इजहार करेंगे, जो आप महसूस करेंगे। तो आपकी जो जर्नी है मदरहुड की या पेरेंटहुड की, क्योंकि हम लोग एक मदरहुड के ऊपर बड़ा एम्फसाइज करते हैं, पर आजकल की जो जनरेशन है उसमें एक नया वर्ड कॉइन हुआ जिसको हम कहते हैं पेरेंटहुड। ताज्जुब की बात है कि बहुत सारे फादर्स भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरते हैं, and that is a psychological phenomenon which does not really have a link to the chemical phenomena. क्योंकि विमेंस में तो हम कहते हैं कि ये हार्मोन्स का उथल पुथल है, लेकिन जब मेंस की बात आती है तो फिर ये टोटल एक सोसाइटल प्रेशर ही होता है कि मेंस को क्यों ये फील हो रहा है कि वो एक डिप्रेशन में आ रहे हैं। इस पर बताइए मैम। फेज का ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिटरी फेज होता है जो ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी माँ के ऊपर आती है। और हाँ, आजकल की जनरेशन में दोनों माँ और बाप ये जिम्मेदारी कोशिश तो करते हैं इकट्ठे उठाने की। तो बहुत जरूरी होता है कि हम अपने माइंड को प्री प्रेपरेशन के साथ इस स्टेज में लेके जाएं जहाँ पे हम प्री प्रिपेयर कर सके कि ये हमारी जर्नी है हमारे बच्चे के साथ। जैसे स्तुति ने कहा, बहुत सारे इनपुट्स मुझे मिल रहे थे, मेरी माँ से भी मिल रहे थे, सास से भी मिल रहे थे, सोसाइटी से भी मिल रहे थे, नेबर से भी मिल रहे थे। सड़क पे हर चलता हुआ इंसान स्तुति को कुछ ना कुछ अपना ज्ञान दे रहा होगा, पर स्तुति ने कभी प्री प्लान नहीं किया कि मेरी जर्नी है ये और मेरे को अपनी मदरहुड की जर्नी, जैसे उसने बाद में कहा, कैसे बितानी है इज माई चॉइस। वो सही हो या गलत हो वो सेकंड आएगा, मुझे कितनी गाइडेंस चाहिए और किससे गाइडेंस चाहिए वो साइमल्टेनियसली स्तुति हैज टू डिसाइड, एवरी मदर हैज टू डिसाइड। तो जब हम इस फेज को भी, प्रेगनेंसी के फेज को एक प्री प्लानिंग के साथ आगे चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आसानी हो जाती है साइकोलॉजिकली टू एक्सेप्ट दिस ट्रांजिशन। इसमें बहुत जरूरी होता है हमारी प्री प्लानिंग में कि हम अपने दिनचर्या को क्वालिटी टाइम में भी बिताएं, जिसमें बहुत जरूरी है हमें अपने लिए टाइम रखना एज अ मदर। क्योंकि क्या होता है, सारा टाइम हम बाकी चीजों में और बाकी लोगों में बांट देते हैं, स्पेशली हमारे 24 घंटे अब हमारे बच्चे के हुए। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बट पूरी सोसाइटी हमको ऐसा ही इज़हार करती है कि अब योर लाइफ इज योर चाइल्ड। नहीं, अगर आपने अपनी लाइफ अपने बच्चे के लिए पूर्णता से बितानी है तो आपको अपने लिए समय रखना बहुत जरूरी है। आपको बहुत जरूरी है अपने कंपेनियन के साथ समय रखना, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स खुल के, अपनी एक्सपेक्टेशंस खुल के सामने रखना, और ये एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखना बहुत जरूरी है। हर एक माँ एक परफेक्ट मदर होना चाहती है, तो जो परफेक्शन का एटीट्यूड है इसका झोल तो हमें सबसे पहले उतार देना चाहिए, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट इज परफेक्ट, and very true. Every mother is perfect and every mother is not perfect. So मैम, इस हमें अपने लिए एक जर्नी प्लान करना। सो मैम, इस अभी आधा घंटे की इस कन्वर्सेशन में हमने ये तो एस्टैब्लिश कर दिया कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिस पर सोसाइटी बात करने से बच रही है या कुछ भी झोलझाल कर रही है। तो अब जब हमने इसे प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर दिया, आपने इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बता दिए, तो हम डॉक्टर आकांक्षा के पास जाना चाहते हैं और उनसे ये पूछना चाहते हैं कि मैम, जब ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लूज वाली सिचुएशन आती है तो क्या हम इसे डिलीवरी से पहले ही रिकॉग्नाइज करके थ्रू द काउंसलिंग दूर कर सकते हैं या एंटी डिप्रेसेंट जैसे दवाओं की भी जरूरत पड़ सकती है?
शिखा, जैसे अभी डॉक्टर भावना बता रही थी, और बहुत सबकी हमने बातें जो हम सुन रहे हैं, ये कई बार होता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट का जो डिप्रेशन है, वो साइंस ऑफ डिप्रेशन दिखने शुरू हो जाते हैं। तभी मैं मैं पर्सनली आपको इंटरप्ट करूंगी। ये साइंस ऑफ डिप्रेशन आपने बोले, प्लीज इन्हें थोड़ा सा बताएंगी पॉइंट्स में कि क्या क्या हो साइंस ऑफ सकता डिप्रेशन में, जैसे जब भी पेशेंट मेरे पास आती है, जैसे मेरे पास पर्सनली कोई पेशेंट आ रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा उसके हस्बैंड कपल को साथ में बुलाएं। प्रेगनेंसी में लेडीज अकेले आती हैं दिखाने, उनका जो होता है एक इंटरेस्ट नहीं होता। अगर मैं उनसे पूछती हूँ, कहती मैम मेरे खाने पीने का मन नहीं करता, और एक उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही देख के पता लग जाता है कि वेदर दे आर हैप्पी अबाउट द प्रेगनेंसी। किसी किसी को बहुत ज्यादा, मतलब वो अगर अपसेट होती है, घर वाला कोई साथ में नहीं आ रहा, अकेले बेचारी आ रही है दिखाने, और उनके हमें ओवरऑल सिम्टम्स बात करने के ढंग से पता लग जाता है। तो आई ट्राई टू गेट इनटू देयर फैमिली इश्यूज ऑल्सो, कि मैं थोड़ा सा काउंसलर की तरह भी उनको डील करती हूँ, और मैं उनसे पर्सनली बात करती हूँ कि बेटा तुम्हारे फैमिली मेंबर या तुम्हारे हस्बैंड का क्या रहता है, सपोर्ट है कि नहीं है। तो हम लोग जितना ज्यादा काउंसलिंग से पेशेंट को डिप्रेशन से निकाल सके, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अब उनके फैमिली मेंबर्स को भी कॉल करती हूँ, और साथ में हस्बैंड को भी आई कॉल ऑन देयर विजिट्स कि आप साथ में आओ। और अगर कहीं पे इन लोग की पर्सनल मैटर्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर, मतलब दो मेरा वो कंसर्न नहीं है, एज अ डॉक्टर हम सिर्फ दवाइयाँ लिख के उसको भेज सकते हैं, बट पर्सनली इंसानियत के तौर पे मैं उनको बैठ के काउंसलिंग करती हूँ कि आपको अपनी वाइफ को टाइम ज्यादा देना चाहिए, इसको ज्यादा, क्योंकि मूड स्विंग्स, जैसे प्रेगनेंसी में बहुत मूड स्विंग्स होते हैं पेशेंट के, तो कई बार परिवार वाले उसको उसकी तरफ पैशनेट ना हो कि उनको एक कॉर्नर पे खड़ा कर देते हैं कि अरे बच्चा कर रही हो, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, तुम काम भी करो, ये भी करो, है ना। तो उसको, हाँ, तो को सोचते हैं कि कोई ऐसे, हमने तो इतने बच्चे, जैसे मदर इन लॉज कहती हैं हमने तो 7-7 8-8 बच्चे कर लिए, हमें तो कभी बेड रेस्ट नहीं बताया गया, हमें तो कभी ये नहीं, हमने तो दवाइयां ही नहीं खाई। तो अब सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। अब जैसे आप उनका टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, और आजकल की लेडीज के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, और अधिकतर मेरे पास आती हैं लेडीज जो वर्किंग होती हैं, तो वो वर्क के साथ अपना फैमिली फ्रेंड भी संभाल रही हैं, साथ में बच्चा भी कर रही हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक बच्चा करने में उनको एक डिप्रेशन सेट इन होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो आगे का सोचने लगती है कि अभी मैं इतना बंद गई हूँ, तो मैं आगे बच्चा डिलीवरी के बाद, क्योंकि आपने बहुत सही कहा कि ये एक माँ का, जैसे एक मदरहुड वाला जो एक वो होता है, टैग होता है कि आप माँ हैं, तो आप ही की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे को देखने की, और बाकी सब आपके एडजुवेंट्स हैं, दे आर जस्ट एक्सेसरीज टू हेल्प यू आउट। तो ऐसा आज की सोसाइटी में मैं चेंजेस देख भी रही हूँ। अब हस्बैंड्स भी काफी फोर्थ कमिंग हो गए हैं, बच्चे की केयर लेते हैं, बट आगे आने वाले टाइम में आई थिंक जो आगे वाली जनरेशन है, वो अब माँ बनने से डर रही है। वो हमारे बच्चे हैं, जैसे आई हैव अ डॉटर, 21 ईयर ओल्ड डॉटर, शी सेज कि मम्मा आई तो डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड, हमें बच्चा करके करना क्या है। तो कहने का तो ये कि बच्चे अब आजकल के जनरेशन के डर रहे हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बिकॉज उनको लगता है कि मेरे साथ मदरहुड का टैग लगा तो मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी, मेरी अपनी लाइफ खत्म हो जाएगी, मेरा अपना जो एक एम्बिशन है, अपना करियर है, खत्म हो जाएगा। तो हमें एज अ फैमिली उनको जो लेडीज ऑफ द हाउस है, उनको एक सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। एंड एज अ डॉक्टर मैं भी ये कोशिश करती हूँ उनको समझाने की कि बेटा तुम्हारा, अगर तुम बेबी कर रही हो तो तुम अपने लिए भी कर रही हो, पर तुम्हारी फैमिली का भी पूरा उसमें सपोर्ट होना चाहिए। ओके, स्तुति कुछ कहना चाह रही हैं इसी बात पे? मैम अभी जो डॉक्टर आकांक्षा ने कहा उसी पे मुझे बताना है कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे क्रेव करते हैं उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होता। मैंने भी 1 साल ट्राई किया था अपने बच्चे के लिए, फर्स्ट बेबी के लिए, नहीं हो रहा था। मैंने सोचा था 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट शुरू करूंगी, बट वो हो गया। बट मैं बहुत बच्चा चाहती थी, इनफैक्ट आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बहुत खुश थी पूरी प्रेगनेंसी में, फिर भी मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ। नहीं स्तुति, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बल्कि जो हमारे इनफर्टिलिटी वाले कपल्स आते हैं उसमें मतलब आई फील सो सरप्राइज्ड। मैं कभी कभी अपने पेशेंट से कहती हूँ कि तुम्हें बच्चे की इतनी इच्छा थी और अब बच्चा हो गया और तुम डिप्रेशन में जा रही हो। तो उसमें क्या हो जाता है कि इतनी सारी दवाइयां खाने के बाद कई बार आपका जैसे वेट पुट ऑन हो जाता है, और बॉडी में और सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो लेडी होती है वो बहुत डिप्रेस हो जाती है, उस समय उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है।
from the तो ऐसा family and from the मैं वही बता रही हूँ कि मुझे भी बच्चे का बहुत शौक था, पर फिर भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ। एंड मैं बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे जापा रूल्स को, हमारे मारवाड़ियों में 40 डेज कन्फाइनमेंट होता है जापा रूल, उसको भी काफी इम्पैक्ट रहा, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए बनाया गया है कि चलो बाहर मत जाओ, ये मत करो, पर वो लोगों ने इतना कंस्ट्रक्टिव कर दिया है उसको कि नहीं, आप फोन पे बात नहीं कर सकते, आप टीवी नहीं देख सकते, आपको पूरा टाइम घी लगा के माथे में रखना होगा, आप फोन से बाहर नहीं जा सकते हो। पहले ना, ये पहले के जमाने में होता था कि चौखट होती थी घर में, बाहर मत जाओ, ये तो पूरा घर मेरा है, बंद है, इसमें बाहर जाने में नहीं, आपको यही करना होगा, आपको ऐसे रहना होगा, आपको ऐसे मसाज कराना होगा। बहुत सारी ऐसी रूल्स बना दी गई है विद ओवर टाइम, जो कि बहुत रेस्ट्रिक्टिव हो जाती है मॉम्स के लिए। कान में रुई डाल के रखो, हेड कवर करके रखो। और yes जब मैंने yes yes पढ़ना शुरू किया कि क्रॉस लेग मत बैठो, हवा घुस जाए, बहुत सारी बोगस चीजें भी है इसमें। दैट वो मेरे, और नाइटी पहन के रखो। मैं एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की थी जो जर्नलिस्ट थी और लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट थी, पार्टीज कवर कर रही हूँ, सडनली वन डे बच्चा हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप ऐसे ऐसे पूरा बंद के ऐसे करके रहो। एंड मैंने जब उसके एंड तक जाने की कोशिश की, बहुत बेबुनियाद चीजें भी है, ऐसा नहीं कि पूरा खराब है, फॉलो करो जहां तक आपको मेंटली भी सूट करे। मैं नाइटी पहन के थी, तो मेरे रिलेटिव ने एक ने बोला कि और फिर मैं जीन्स टॉप पहनी एक दिन, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, नहीं आपको तो नाइटी पहना होगा, मेकअप नहीं लगा सकती मॉम। ये कहाँ की रूल्स है कि नहीं मॉम मेकअप नहीं लगा सकती? आई नीड टू फील लाइक माई सेल्फ। भावना मैम, आई थिंक अब हमें आपके पास आने की जरूरत है। जैसे स्तुति ने कहा कि उसको क्रेविंग भी था बेबी का, लेकिन फिर भी उसको डिप्रेशन हुआ, और फिर उसने कुछ ना रिलीजियस नहीं, कुछ ऐसे रूल्स की बात की जो सोसाइटी में अलग अलग लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं 40 डेज के। तो इस पर आप बताइए कि क्रेविंग थी फिर भी डिप्रेशन हुआ, मतलब मैं बिल्कुल उस तरह से साउंड नहीं करना चाहती कि नहीं माँ तो बनना चाह रही थी तो अब क्यों डिप्रेशन हो गया, तो इसका जवाब आप दीजिए। देखो शिखा, कोई ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता। डॉक्टर आकांक्षा ने भी बहुत अच्छे से हमको हार्मोनल चेंजेस के बारे में समझाया, that there are hormonal changes that take place। जैसे मैं भी आपको बता रही थी, जो हमारा ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत हाई पे होता है, एंड देन फिर एकदम से प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी में ये ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो ड्रॉप होता है, जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं, हमारी डिजायर और हमारा प्लेजर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ हैविंग अ चाइल्ड से इसका कोई कोरिलेशन नहीं होता, क्योंकि जब हमारा ड्रॉप होता है, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होता है, तब एक प्रीसिडेंस बन सकता है कि हमारे अंदर गुंजाइश बन जाती है कि हम लोग शायद पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ जाएं, जिसके अंदर बेबी ब्लूज जैसे सिम्टोमेटोलॉजीज हमारे पास आ जाती हैं। सो इसका एक कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। सेकेंडली, अगर ये चीज हमारे साथ हो भी रही है, इफ आई एम गोइंग इनटू अ डिप्रेसिव फेज, और एज अ डॉक्टर और एज अ काउंसलर, अगर हम साइको एजुकेशन दे दें फैमिली को कि भाई इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, न्यूरोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, इट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो ये लेडी गुजर रही है। Besides being a mother, she is also a woman who is experiencing change। अगर हम फैमिली को अच्छे से साइको एजुकेट करते हैं, तो वो फैमिली और सपोर्ट स्ट्रक्चर अगर एम्पैथेटिक और कंपैशनेटली इस लेडी के साथ डील करता है, तो कहीं ना कहीं हमको एक फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग मिल जाती है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बन जाती है। जो हमारे न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस ने हमको लिमिट कर दिया, वो हमारे ये साइको सोशल फैक्टर्स हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, और इस डिप्रेसिव फेज से निकलने में हमें फैसिलिटेट करते हैं। दूसरी चीज आ जाती है, ये जो हमारे बड़े सारे रिचुअल्स बने हुए हैं। हाँ, स्तुति ने ठीक कहा, बहुत सारे रिचुअल्स एक माँ की बेटरमेंट के लिए ही हैं, और बहुत सारे रिचुअल्स हमें कंस्ट्रेन कर देते हैं, हमें लोनली बना देते हैं, हमें रिस्ट्रिक्टिव बना देते हैं। तो एवरी मदर शुड हैव द राइट टू चूज कि कौन सा रिचुअल उसको खुशी दे रहा है, कौन सा रिचुअल उसके लिए हेल्थ एनहांसिंग है। और हेल्थ एनहांसिंग में हमारा मतलब होता है हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ और हमारी सोशल हेल्थ। अगर हमारा, जैसे स्तुति ने बताया, एक जापा सिस्टम होता है, मालवाड़ियों में सिस्टम होता है कि जी 40 दिन तक आपने ना घर से बाहर जाना है, ना किसी को मिलना है,
ये अगर आपके सोशल हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए नहीं ठीक, तो आप इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए, अपने लिए लेके आइए। बिकॉज जैसे मैंने बोला, आपने अपनी जर्नी मदरहुड की कन्वर्ट करनी है पेरेंटहुड में, और इस जर्नी में जितनी चीजें खूबसूरत है उसको अपनी लाइफ में लेके आना है, क्योंकि जितनी ज्यादा खूबसूरती आपकी लाइफ में होगी उतनी ज्यादा खूबसूरती यू विल बी एबल टू प्रेजेंट टू योर चाइल्ड। जैसे हम कहते हैं ना, व्हाट वी सो इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीप। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपनी प्रेगनेंसी में, अपने डिलीवरी के बाद, अपने फर्स्ट फेज ऑफ द चाइल्ड लाइफ में डालते जाना है, ताकि एक ही जो हम जर्नी बना रहे हैं उसके अंदर से वो ही फूल निकले जो हम चाहते हैं। तो बड़ा जरूरी है खुद को समझना और खुद के लिए क्या बेनिफिशियल है उसको अपनाना। नकारा मत करिए, आपको जो लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, हो सकता है कि कान में रुई डालना या सर को ढक के रखना या अपने आप को प्रोटेक्टिव रखने से यू फील बेटर, देन प्लीज गो अहेड एंड डू इट। अगर यू आर नॉट फीलिंग बेटर, यू आर फीलिंग रिस्ट्रिक्टिव, यू आर फीलिंग अनवेल, तो आप उसको छोड़ दीजिए। सो मैम, एक और बात मुझे पूछनी है कि क्या एंटी डिप्रेसेंट का कुछ रोल हो सकता है जब हम एक वल्नरेबल कंडीशन में पहुंच जाता है, जब कोई पेशेंट, तो एंटी डिप्रेसेंट लिया जा सकता है? देखो शिखा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, और अगर हमारे न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है, देखो दो तरह से हमारे पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। एक होता है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से, एक होता है साइकोसोशल इम्बैलेंस की वजह से, या साइकोसोशल लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। अगर तो ये हम जूझ ले कि ये किस वजह से है, अगर ये साइकोसोशल लिमिटेशंस की वजह से है, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से है, कंसर्न्स की वजह से है, तो काउंसलिंग, थेरेपी, क्रिएटिंग योर नेटवर्क ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स, हैविंग अ सेल्फ केयर रूटीन फॉर योरसेल्फ, ये सारी चीजें हमको बिना मेडिकेशन के हेल्प करेगी। पर अगर हमारा न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर हमारे पास पास्ट हिस्ट्री है डिप्रेशन में जाने की, या फैमिली हिस्ट्री है पोस्टमार्टम डिप्रेशन या किसी भी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स की, तो बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि शायद ये न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है। तो कुछ समय तक अगर हमको मेडिकेशन भी लेनी पड़े, इट डज नॉट वर्क, बिकॉज जैसे हम क्रोसिन के लिए सर पे पट्टियां भी लगा सकते हैं, और कभी कभी हम फीवर को कम करने के लिए क्रोसिन भी ले सकते हैं। वी शुड ट्रीट इट एज नॉर्मली एज दैट। सो आपको डिसाइड करना है कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू। क्या पता मेरे पास सारे साइकोसोशल सपोर्ट है, पर फिर भी आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मुझे मेरा बच्चा मुझे बहुत चाहिए था, आई वांटेड माय बेबी एंड आई वांट टू एंजॉय माय मदरहुड, पर फिर भी मेरा न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस इतना ज्यादा इट्स नॉट अलाउइंग मी टू एंजॉय इट। तब हमें परहेज नहीं करना चाहिए। इट इज शॉर्ट टर्म, यू डोंट हैव टू टेक इट लाइफ लॉन्ग। आजकल अच्छी दवाइयां आ गई हैं जिससे आपके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा नहीं होते, सो यू कैन डेफिनेटली टेक इट आल्सो। बट हाँ, फर्स्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड शुड बी योर काउंसलिंग एंड योर थेरेपी, एंड लेट प्रॉपर प्रोफेशनल, आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके साइकोलॉजिस्ट डिसाइफर विद यू कि अगर आपको दवाइयों की जरूरत है तो फिर परहेज मत कीजिए। Okay. Okay. I wanted to add something to this. पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी के अलावा प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी के दौरान भी इस तरह के मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस या हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जो कि उस पोस्टमार्टम डिप्रेशन के को फीड इनटू करते हैं आफ्टरवर्ड्स। क्योंकि जैसे मेरे केस में, जैसे स्तुति ने बोला कि शी वाज अ जर्नलिस्ट, तो आई वाज आल्सो अ जर्नलिस्ट। तो वो जो हम लोगों का एक लाइफस्टाइल होता है, अभी हमको आदत होती है हाई एनर्जी, हाई एक्टिविटी लाइफस्टाइल की। और मेरी प्रेगनेंसी इतनी डिफिकल्ट प्रेगनेंसी थी कि मैं दिन भर, मुझको एक चीज़ होती है मॉर्निंग सिकनेस, मुझको ऑल डे सिकनेस रहती थी। पूरे दिन मुझको नोजिया, थ्रोइंग अप, प्रेगनेंसी माइग्रेन्स हो गए थे, एंड मेरी इतनी वीकनेस थी कि आई यूज्ड टू फील लाइक आई वुड फेंट। सो आई हैड टू क्विट माई जॉब लाइक इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटसेल्फ। मैंने सोचा था कि मैं लीव ले लूँगी, मैटर्निटी लीव, मगर मैटर्निटी लीव लेने तक के पॉइंट्स तक नहीं पहुँच पाए बिकॉज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी प्रेगनेंसी में। सो इन दैट केस, अगर आपके पास सोशल सपोर्ट है भी या आपको फैमिली सपोर्ट है भी, तो भी उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, जबकि आपकी हेल्थ ही इतनी ज़्यादा एक फाउंडेशन बन गई है, आपको एक एक्टिव करियर ओरिएंटेड लाइफस्टाइल है आपका, और आपको अच्छा लगता है वो लाइफस्टाइल, एंड यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, एंड सडनली यू आर बाउंड टू द होम क्योंकि आपकी हेल्थ ही परमिट नहीं कर रही। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट मुझसे कहती थी कि तुम मत छोड़ो जॉब, क्यों छोड़ रहे हो, क्यों जा रहे हो? मैं उनसे बोलती थी मेरी हिम्मत ही नहीं होती है,
मैं सुबह बिस्तर से उठ के निकल ही नहीं जा पाती हूँ, मुझे हिम्मत ही नहीं होती कि मैं तैयार होकर ऑफिस जाऊँ, इतनी वीकनेस एक्सट्रीम मुझको रहती है कि दिन भर नॉज़िया एंड ऑल दैट। सो इसका क्या सोल्यूशन है इन दैट केस, अगर उस पर कोई रिस्पॉन्स मिल सके? आकांक्षा मैम आप बताएंगे हाँ, या हाँ, ये जो तुम बता रही हो ये बहुत कॉमन कई लेडीज की प्रॉब्लम आती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पहले व्हेन दे प्लान प्रेगनेंसी तो नेचुरली पहले से आप एंटिसिपेट नहीं करते हो कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस या नॉजिया, वॉमिटिंग, तो ये सब प्रॉब्लम्स, वीकनेस वाली प्रॉब्लम्स कुछ लेडीज में आती, क्रॉप अप करती हैं। बट इसमें यही मेरा एडवाइस रहता है कि उन पेशेंट्स को कि सबसे पहले आपको दवाइयाँ तो देखो है ही, वो तो हम लोग लिखते ही हैं, देते हैं अपने पेशेंट्स को, बिकॉज आपको उनको वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते हमारी मरीज सफ़र करे। और अगर एक्टिव वर्किंग लेडी है तो डेफिनेटली वी वांट कि वो जल्दी अप एंड अबाउट हो जाए, फिट हो जाए, तो दवाइयाँ हम देते हैं जिससे कि आप तुरंत उससे, उसके इफेक्ट से निकल सको। बट साथ में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रा एनी फेज, कोई भी डिजीज होती है, आज आप कैंसर का पेशेंट है तो कैंसर वाले पेशेंट में भी वो हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स का विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो उस डिजीज से ज्यादा अच्छे से लड़ पाते हैं रेदर देन द अदर पेशेंट्स। तो वैसे ही हमारी जो प्रेगनेंसी में भी जो प्रॉब्लम्स आप लोग को आती हैं, तो उसकी सोल्यूशन है, हम लोग बैठे हैं उसका इलाज करने के लिए। बट उसके साथ हम कोशिश करते हैं अपने हर पेशेंट का ओवरऑल इमोशनल बैकग्राउंड, इमोशनल बैकिंग देखने का कोशिश करते हैं एज अ डॉक्टर, कि उसको कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है फैमिली से, या उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही जिस वजह से वो मेंटली वीक हो रही है। और मेंटली अगर आप वीक होगे तो आपको छोटे छोटे सिम्टम्स भी ज्यादा अफेक्ट करेंगे। पर अगर उसके बाद अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट स्ट्रांग लेडी हैं, उसके बाद भी आपको सिम्टम्स प्रॉब्लम करें तो दैट मीन्स इट इज अ डिजीज। मतलब आपको अगर वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम, तो दैट इज अ डिजीज, दैट इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, देन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, तो उसका आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, उसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट सबसे पहले मैं आप अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि उस प्रेगनेंसी में अगर आप एंटर करे हो, और अगर आपने प्लान प्रेगनेंसी, अनप्लान प्रेगनेंसी में तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर अगर प्लान प्रेगनेंसी है और आपने प्लान करके बेबी किया है तो यू शुड एंजॉय द जर्नी, बिकॉज एनीवेज अब आप उसमें उस ट्रेन में चढ़ चुके हो, अब आपको उतरना है, स्टेशन आएगा तभी आप उतरोगे उससे, तो उसमें क्रिप करके उससे निकलने से अच्छा है कि आप उसको एंजॉय करो। उसके हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते वो भी रोते हैं, उनके अलग डिप्रेशन होते हैं। एज आईवीएफ डॉक्टर मैं हर दिन देखती हूँ, मेरे पास कपल्स आते हैं रोते हुए जिनके पास बच्चे नहीं होते। आज जिनके पास बच्चे हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उस बच्चे की प्रेगनेंसी की वजह से कहीं डिप्रेशन में, साइकोसिस में जा रहे हैं, बेबी ब्लूज में जा रहे हैं, तो हमें उससे फाइट आउट करना है, हमें उससे विन आउट करना है उस सिचुएशन से, क्योंकि बेबी बीइंग अ मदर इज डेफिनेटली अ वेरी गुड फील, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। हर आदमी मदर नहीं बन पाता, तो अगर आप मदरहुड आपको भगवान ने दिया है तो उसको आप बोल्डली फेस करो। और उसमें मेरा हमेशा हर फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट रहती है कि उस लेडी का कोई पनिशमेंट नहीं है कि वो मदर बन रही है, अगर वो माँ बन रही है तो आपका वंश बढ़ा रही है, सिर्फ अपना वंश नहीं बढ़ा रही, पूरी फैमिली का वंश बढ़ा रही है, तो आपको उसको पूरा बिल्कुल इमोशनल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम, तो मदरहुड होना कोई पनिशमेंट नहीं है, माँ बनना कोई सजा नहीं है। सोसाइटी को ये समझना होगा कि जो माँ बन रहा है हमें उसकी मदद करनी है, उसके साथ रहना है, कि उसकी जर्नी को हैप्पी जर्नी बनाना है। तो आज के इस डिस्कशन में हमने पीपीडी को बहुत अच्छे से समझा, और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे व्यूवर्स आज के बाद पीपीडी के बारे में बात करेंगे। और जिस गाने से मैंने इस शो की शुरुआत की थी कि तुझे सब है पता मेरी माँ, उसकी बीच की एक लाइन मैंने नहीं बोली थी, जो ये थी कि यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तो आई थिंक इस डिस्कशन के बाद हमारी माँओं की परवाह की जाएगी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।